तो मतलब हमने इंट्रोडक्शन से लेकर जो क्लोरोफिल का, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर था, वहाँ तक हमने 2 क्लासेस के अंदर इतने टॉपिक्स कवर किए थे। ठीक है, तो रिवीजन की ज़रूरत है या फिर वी शुड कंटिन्यू, हमारा एक न्यू टॉपिक शुरू करें? ये नया टॉपिक शुरू कर लें मैम। ओके। एंड अलीशा, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद फोटोसिंथेसिस, हम लोग पहले फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखा था। उसके बाद हमारे पास, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा लाइट सा रिवीजन कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में हमने देखा कि हमारे पास 2 स्टेप्स हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन, दोनों के दरमियान हमने डिफरेंस देखा। ठीक है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइट रिएक्शन आपका कहाँ पे हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। डार्क रिएक्शन भी क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स? मैंने कहा कि लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों ही क्लोरोप्लास्ट में हो रहे हैं। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ठीक है, बिल्कुल ट्रू है। फ़र्क ये है कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? स्पेसिफिकली थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट क्या है? एटीपी। वो कहाँ पे रिलीज़ हो रहा है? स्ट्रोमा में। जबकि डार्क रिएक्शन आपका स्ट्रोमा में हो रहा है और इसका जो प्रोडक्ट है ग्लूकोज, वो स्ट्रोमा में ही रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, वहीं उसके बाद हमने देखा कि ये हमारे पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट में ये जो आप यहाँ पे मैट्रिक्स देख रहे हैं, इसको स्ट्रोमा बोलेंगे। यहाँ पे डार्क रिएक्शन होगा, इसके अंदर इस तरीके से फ्लैट स्ट्रक्चर्स हैं, इनको थैलेकॉइड बोला जाता है। थैलेकॉइड की जो पाइल्स हैं उन्हें ग्रैनम कहेंगे। ग्रैनम आर कनेक्टेड बाय लेमेला। ठीक है, लाइट रिएक्शन आपका इस थैलेकॉइड की यहाँ पर मेम्ब्रेन में होगा। इसको हमने मैग्नीफाई करके देखा था थैलेकॉइड को। थैलेकॉइड की यहाँ पे मेम्ब्रेन है, जहाँ पर क्या पड़ा हुआ है? फोटो सिस्टम पड़े हुए हैं। 2 तरीके के फोटो सिस्टम्स थे, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1। बीच में जो खाली जगह है उसे ल्यूमन कहेंगे। हमने देखा कि ये जो फोटो सिस्टम है, इसका जो बीच वाला पार्ट है, व्हाट इज इट कॉल्ड एज? यस, ये जो बीच, देखिए ये बीच वाला जो हिस्सा है, इसे आप रिएक्शन सेंटर बोलेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्लोरोफिल ए है। रिमेंबर, इसके अंदर क्लोरोफिल ए पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है इसे आप रिएक्शन सेंटर बोलेंगे। सही है। और ये जो हमारे पास यहाँ पे, जहाँ पर अदर पिगमेंट्स, जो एक्सेसरी पिगमेंट है, इसे आप क्या बोल सकते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट भी बोल सकते हैं। मतलब बॉस क्लोरोफिल ए है, बाकी ये सारे क्या है? असिस्टेंट्स हैं। इन्हें आप एक्सेसरी पिगमेंट भी बोल सकते हैं। अदर पिगमेंट्स कौन से? कैरोटीनॉइड हो गया, जेंथोफिल हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, ये सारा आपके पास एंटीना कॉम्प्लेक्स में पड़ा हुआ है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यानी कि फोटो सिस्टम 1 में और 2 में डिफरेंस ये है कि 2 वाले को हम कौन सा? PS680 बोलेंगे। यहाँ पे वेवलेंथ क्या है? कम है, तो इसका मतलब ये हायर एनर्जी को ट्रैप करता है। सही है। फोटो सिस्टम 1 जो है उसे PS700 कहा जाता है, क्योंकि ये सनलाइट से 700 nm की वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। सिंपल सी बात है, नाम में हर चीज़ छुपी हुई है। उसके बाद ये, अब क्योंकि देखो 700 ज़्यादा वेवलेंथ है, तो एनर्जी को कैसी होगी? कम एनर्जी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। सही है। बाकी फोटो सिस्टम 2 इज़ कंसर्न्ड या फिर एसोसिएटेड विद फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अभी ये पॉइंट हमने अभी तक नहीं समझा, ये जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे तब ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है मैम। ठीक है, सो दिस इज़ क्लास 3, ये लेक्चर 3 है हमारे चैप्टर फोटोसिंथेसिस का। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हमने सारा स्ट्रक्चर समझ लिया पहले कि फोटो सिस्टम क्या है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है। बाय द वे, अगर मैं आपसे यहाँ पे सवाल करूँ क्लोरोफिल के हवाले से, तो मुझे बताइए टेल के अंदर जो रिंग है, हेड में तो क्या रिंग होता है? हेड में हमारे पास 4 पायरोल रिंग्स होती हैं। क्वेश्चन है कि टेल में कौन सी रिंग थी क्लोरोफिल के? यस, गुड। ठीक है, फाइटोल रिंग। क्लियर।
तो ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, फिर हमने क्लोरोप्लास्ट देखा, फिर फोटोसिस्टम्स देखे। तो अब इट्स टाइम फॉर एक्शन। अब हम एक्शन में प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि लाइट रिएक्शन होता कैसे, स्टेप बाय स्टेप। जी हमारे पूछना था कि आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया? हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए कि काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है इनके अगर कभी दोबारा से रिवाइज करना पड़ता है क्लास को, तो इजीली exactly, I'm happy to hear that, so yes, definitely no problem। ठीक है, सो अभी हम लोग लाइट रिएक्शन शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या थे, लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है। लाइट रिएक्शन में हमारे पास जो प्लांट है वो क्या कर रहा है, वो सनलाइट को, सूरज की रोशनी को ट्रैप करके कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में। क्या प्रोडक्ट बन रहा है लाइट रिएक्शन में आपका? ATP and NADPH। गुड, ठीक है, ATP बन रहा है और NADPH2 बन रहा है, सही है। अभी हमारे पास ATP जो है वो एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है, डाई न्यूक्लियोटाइड है, या फिर ट्राई न्यूक्लियोटाइड है? ट्राई न्यूक्लियोटाइड। ओके, और NADPH2 आपका? ये नहीं पता, आई थिंक रिड्यूसिंग एजेंट है। यस एग्जैक्टली, रिड्यूसिंग एजेंट तो है, इसके अंदर रिड्यूसिंग पावर होती है, लेकिन ये हमारे पास कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा? ये डाइन्यूक्लियोटाइड होगा, डाइफॉस्फेट है। ठीक है, और बाकी और एनी अदर आंसर्स? ये डाइन्यूक्लियोटाइड है NADPH। ओके, चलो हमारे पास आंसर्स मिल गए कि ये डाई है, ये वाला ट्राई बोला था आपने। लेट्स सी, ATP हमारे पास जो है, ATP क्या है? ATP इज़ एडेनिन। एडेनिन यहाँ पे क्या है, आपके पास नाइट्रोजनस बेस है, तो इसे एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बोलेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे ट्राई आ रहा है तो हम लोग समझते हैं कि ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड है। नहीं, ये हमारे पास इसके अंदर 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये 3 न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे, इट्स अ मोनोन्यूक्लियोटाइड। क्लियर? ओके, ठीक है, ये क्या है, ये मोनोन्यूक्लियोटाइड है। ATP हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड है, और इसका रोल क्या होता है लाइट रिएक्शन में? इसका रोल होता है एनर्जी देना, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे कि इट हैज़ एसिमिलेटिंग पावर। रिएक्शन को शुरू करवाने की जो ताकत है वो ATP के पास है, जबकि जो NADPH2 है, जिसका फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियो फॉस्फेट है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट जस्ट यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म ही लिखूँगी, ठीक है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियो डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। तो NADPH2 जो है हमारे पास, ये कैसा है? ये आप लोगों ने सही बोला, ये एक डाई न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके पास कौन सी पावर होगी? रिड्यूसिंग पावर। ठीक हो गया, नाउ वी कैन स्टार्ट द प्रोसेस। अब हो क्या रहा है हमारे पास यहाँ पे, आई नीड टू ड्रॉ अ डायग्राम जहाँ पे आई कैन एक्सप्लेन क्या चीज़ कहाँ पे हो रही है। यहाँ पे हम एक बड़ा सा, ये देखें, सबको पता है कि ये हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ये उसकी डबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे हमारे पास थैलेकॉइड आ गया, ठीक है, और ये ग्रेनम बना दिया मैंने। अब मुझे एक थैलेकॉइड के अंदर देखना है, क्योंकि फोटोसिस्टम वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसके अंदर क्लोरोफिल हो रहा है, वहीं पे लाइट रिएक्शन होगा।
डार्क रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगा, स्ट्रोमा में। अभी हमें वो नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है लाइट रिएक्शन जो कि थैलेकॉइड में हो रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो बना रही हूँ ये क्या है, ये थैलेकॉइड है। इसको गलती से भी कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं समझेगा, दिस इज थैलेकॉइड। और ये बीच में क्या है, खाली जगह को क्या बोलेंगे हम, ह्यूमन। गुड, ल्यूमन। ठीक है, ल्यूमन को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि इफ़ यू थिंक कि ल्यूमन यूज़लेस है तो ल्यूमन यूज़लेस नहीं है, ल्यूमन का आगे बहुत बड़ा रोल है। तो ये मैंने क्या बनाया है यहाँ पे, ये हमारा थैलेकॉइड है। अच्छा, बाहर मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, अब मैं आपको ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको समझ आया है तो यू कैन आंसर इट करेक्टली। मैंने आपसे पूछा है कि ये हमारे पास चलो थैलेकॉइड है, ठीक है, ये मेरे पास जो यहाँ पे फ्लूइड है ये साइटोप्लाज्म है या स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा। ठीक है, गुड, समझ आ रहा है सबको। जी, एनी क्वेश्चंस? ओके, सो दिस इज थैलेकॉइड, ठीक है। अभी बाहर हमारे पास स्ट्रोमा है, अंदर ल्यूमन है। चलो उसके बाद हम लोग बनाएंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम बनाएंगे हमारे फोटोसिस्टम्स, ठीक है। ये फोटोसिस्टम मैंने बताया था आपको PS2, ये है PS2। PS2 को हम लोग PS680 बोलेंगे, 700। 700। आर यू श्योर 700 बोलेंगे? हाँ, PS2 क्या था, 600 था, सॉरी 680, ठीक है। और ये PS1 है, इसे मैं PS1 लिख सकती हूँ, और इसे आप 700 भी लिख सकते हैं ऐसी कुछ, लेकिन आपको पता होना चाहिए 680 वाला 2 होता है, नॉट 1, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि जो बीच वाला पार्ट जिसको रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, यहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमारे पास क्लोरोप्लास्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम इन कर लेंगे हमें, क्योंकि प्रोसेस जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये क्या है, यहाँ पे ये क्लोरोफिल ए पड़ा हुआ है। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री पे चले जाइए। केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा कि एक एटम है आपके पास, ठीक है। एक क्या है, एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसके अंदर प्रोटॉन है इसलिए, ठीक है। ये एक एटम है, एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। कोई भी रैंडम एटम मैंने यहाँ पे उठा लिया। जब इसको आप किसी भी तरीके की एनर्जी देंगे, तो ये एटम कैसे रिएक्ट करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, येस और नो? जी होगा। एग्जैक्टली होगा, ठीक है। और कुछ टाइम बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ग्राउंड पोजीशन पे, अपने ग्राउंड ऑर्बिट पे दोबारा से वापस आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही कम टाइम के लिए ये इलेक्ट्रॉन, कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए ये एक्साइटेड शेल पे होता है, दोबारा से फिर अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है, सही है। और जब ये वापस आएगा तो ये वो एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब की थी, ये बेचारा इलेक्ट्रॉन कहता है कि वापस ले लो अपनी एनर्जी, मुझे अपनी ग्राउंड स्टेट ही पसंद है। तो ये दोबारा से जब वापस आता है ग्राउंड स्टेट पे, तो जो एनर्जी इसने मतलब एब्जॉर्ब की थी, वही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज़ कर देता है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। बेसिक सा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट जो आप 9th मैट्रिक में भी पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने आपसे कहा था इसको हम ओके। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सनलाइट है। देखो यहाँ पे ये जो एनर्जी मैंने लिखा है, ये एनर्जी कुछ भी हो सकती है। ये एनर्जी टेम्परेचर की फॉर्म में भी हो सकती है। आप टेम्परेचर दोगे तो भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, आप उसे हीट दोगे, इस एटम को गर्म कर दीजिए तो भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, आप इसे लाइट दो तो भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सारा क्या है, सारा एनर्जी का फॉर्म है। आप इसे यूवी रेस दे दो, आप इसे गामा रेस दे दो, कोई भी अपना EM रेस दे दो, तो कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी देंगे आप इसे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तक हमने प्रोसेस नहीं शुरू किया,
ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये सनलाइट है, हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट रिएक्शन इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। वाई? क्योंकि इसके पीछे रीज़न यही है कि हमारे पास ये जो सनलाइट है ये वो फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये सनलाइट जब इस क्लोरोफिल ए के ऊपर पड़ती है तो ये जो क्लोरोफिल ए है इसके भी एटम्स होंगे, उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। मैम ये बात अपनी रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज़ कट हो गई, समझ नहीं आई। ये हमारे पास फोटो सिस्टम है, ठीक है, ये सनलाइट है। अब जब ये क्लोरोफिल ए, मैंने बताया था पहले ही पिगमेंट का काम क्या है, क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का काम क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद मैम ये करते क्या है, तो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। इसका इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होगा ना। आप किसी भी चीज़ को एनर्जी दो वो एक्साइट होगी, उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए को जब एनर्जी मिली तो उसका इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट हुआ। अब मैंने कहा कि यहाँ पे कोई भी एटम जब आप उसे एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद, बहुत ही माइक्रो सेकेंड्स बाद, ये थोड़ी देर के लिए अपनी एक्साइटेड स्टेट पे होता है, दोबारा से ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है, फिर वो एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। ये तो सिंपल चीज़ में होता है। क्लोरोफिल ए थोड़ा सा यहाँ पे इसके साथ थोड़ा सा फ्रॉड हो जाता है। कैसे? क्लोरोफिल ए ने तो अपना इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कैच समझ लें, एक इलेक्ट्रॉन चोर बैठा हुआ है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्साइट हुआ क्लोरोफिल ए का, इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ले लेता है, ठीक है। तो बेचारा क्लोरोफिल ए यहाँ पे इसके पास खाली जगह बच जाती है, वो इलेक्ट्रॉन जो इसका था, कभी इसका था, वो अब इसका नहीं है। इज दिस क्लियर? ठीक है। ये जो यहाँ पे मैंने बनाया है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कहेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, PEA मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी तक क्या हुआ, बहुत ही सिंपल बात मैंने कही है, क्लोरोफिल ए के ऊपर एनर्जी पड़ी, एनर्जी सनलाइट उसने एब्जॉर्ब की, उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, लेकिन वहाँ पे ऊपर क्या पड़ा हुआ था, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अभी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें, ठीक है। अब यहाँ पे बस इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई, लाइट रिएक्शन में आपका आधा प्रोसेस इज़ कंप्लीट, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन से सेलेक्वाइड के अंदर ये लोग कैच खेलेंगे। इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हो, ठीक है। कैसे? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किए, ये दे देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली एक चेन में जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 में जा रहे हैं। वहाँ पे क्या कुछ भी नहीं हो रहा, 2-3 लोग बैठे हुए हैं, वो इन इलेक्ट्रॉन से कैच खेल रहे हैं, ठीक है। उनके कुछ नाम है, वो आपको थोड़े से ध्यान में होने चाहिए। जैसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ये देता है एक कंपाउंड को, एक प्रोटीन आयरन कंटेनिंग कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन देता है, जिसका नाम है प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। प्लास्टोक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। फिर प्लास्टोक्विनोन ने ये इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको, साइटोक्रोम को, सही है। फिर साइटोक्रोम, अच्छा साइटोक्रोम, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं यहाँ पे अलग से लिख रही हूँ। ये जो आपके पास साइटोक्रोम है, ये पूछ लेता है कभी, ये इसका पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, वो ऑप्शंस में देंगे। ये B6 है, BF है, BA इस तरीके से। सो यू मस्ट रिमेंबर कि साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स है। ये कौन सा, BF कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन गया प्लास्टोक्विनोन के पास, फिर साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जाता है प्लास्टोसियानिन के पास। मतलब ये हो क्या रहा है अभी तक, हमें तो ग्लूकोज बनानी है, लाइट रिएक्शन में हमें क्या करना है, हमें ATP बनाना है। ये इलेक्ट्रॉन को पास ऑन करने से ATP तो बन ही नहीं रहा, ये क्या कर रहा है, ये प्लांट क्या कर रहा है। तो अभी थोड़ा
थोड़ा सा सब्र रखेंगे। क्या अब इस इलेक्ट्रॉन के साथ इन दी एंड क्या होगा, ठीक है, अगर आप इस बात को जानने के लिए क्यूरियस हैं तो अब द वेट इज़ ओवर और आपको पता लगेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे अब फाइनली, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? एनी आइडिया? नो मैम। PS1 के पास एग्जैक्टली ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं किसके पास? ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं PS1 यानी कि PS700 के पास। इसका जो क्लोरोफिल ए है, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी को, स्टोरी को यहाँ तक आप स्टॉप करेंगे। मैं आपको बताऊँगी क्लोरोफिल ए के साथ क्या हो रहा है जो कि PS1 का है। इफ़ यू हैव दिस क्वेश्चन कि मैम PS1 का जो क्लोरोफिल ए है क्या ये सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा, ये भी सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होगा। यहाँ पे भी पड़ा हुआ है क्या? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बिल्कुल सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है, सही है। लेकिन ये वाला जो है ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS700, इसके पास कोई भी इस तरीके की चीज़ नहीं हो रही। यहाँ पे कोई भी प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसेनिन नहीं है। ये अपना डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन देता है किसको? एक कंपाउंड को जिसका नाम है फेरिडॉक्सिन, ठीक है। ये एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। फेरिडॉक्सिन ये इलेक्ट्रॉन्स दे देता है किसको? बस एक लास्ट हमारे पास कंपाउंड है NADP रिडक्टेज को, ठीक है। NADP रिडक्टेज, जिसके भी लास्ट में एज आ जाए यानी कि वो एंजाइम है। तो NADP रिडक्टेज को जब ये इलेक्ट्रॉन मिलता है और इसको एक और चीज़ भी चाहिए, वो है हाइड्रोजन आयन। अब स्ट्रोमा में बहुत सारा हाइड्रोजन आयन पड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से ले लेता है, इसको हाइड्रोजन आयन मिल गया, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब ये मिलकर क्या बना लेते हैं? NADPH2 बना लेते हैं। हमने कहा था कि 2 चीज़ें बननी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और एक NADPH2। NADPH2 बन गया, क्लियर, यस मैम। ठीक है। अब एक बात समझ नहीं आई कि यहाँ पे अभी तक हमने नहीं समझा कि ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे, ये कहाँ गए? ये यहाँ पे तो कहाँ, हमने पॉज कर दिया था। तो देखो अब ये क्लोरोफिल ए का जो एटम है, हर एटम के पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स अपने दे देगा, एक्साइट कर रहा है, सही है, उससे ये NADPH2 बना रहा है या ये वाला जो है वो अपनी एक चेन चला रहा है, तो ये मैंने अभी आपसे कहा था कि क्लोरोफिल ए जो है जब ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास वैकेंट स्पेस बच जाएगी, यानी कि ये बेचारे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है NADP बनाने के लिए, इसके पास भी ये खुद क्या है? ये खुद तो सैड है ना, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दे बोथ नीड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हम लेकर जा रहे थे फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स जो हम लेकर जा रहे थे, ये फोटो सिस्टम 1 के क्लोरोफिल ए के लिए थे, ठीक है। तो फाइनली ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, जो क्लोरोफिल ए, फिर प्लास्टोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम, फिर प्लास्टोसेनिन सबसे आए, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? इसके पास जाएंगे और इसकी लाइफ सेट है, ठीक है। इसने अपना काम भी कर दिया, यानी कि NADP भी बना लिया, और इसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से? ये बेचारा PS2 दे रहा है इसको, सही है। मतलब ये सॉर्टेड है, इसको हटा दोगी। अब क्वेश्चन ये है कि मैम ATP कैसे बनेगा? हमने तो ATP नहीं बनाया, क्वेश्चन 1 तो ये है। दूसरा सवाल अगर आपके दिमाग में नहीं आया तो आना चाहिए था कि अगर इसको इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 दे रहा है तो सवाल ये है कि फोटो सिस्टम 2 को भी तो ये वैकेंसी फिल करनी होगी इलेक्ट्रॉन की। फोटो सिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन कौन देगा? सोचने वाली बात है, राइट। तो अभी 2 काम करना है, एक ये जो फोटो सिस्टम 2 है इसको इलेक्ट्रॉन देना है हमने, दूसरा काम हमने ये करना है ATP बनाना है। अब हम एक ऐसी चीज़ करेंगे जिससे दोनों चीज़ें साथ हो जाएंगी, सही है। सो विथ 1 arrow we are going to target 2 things, ठीक है। कैसे? देखो आपका जब हम लाइट रिएक्शन करते हैं तो आपका एक टारगेट ये भी होना चाहिए
कि आप स्ट्रोमा में जितनी H पॉजिटिव की डेफिशिएंसी कर सकते हैं उतनी डेफिशिएंसी करें, और ल्यूमन के अंदर जितना आप H पॉजिटिव भर सकते हैं उतना ल्यूमन भरें। ये आपका टारगेट है बस, बिना किसी सवाल के अभी आपने ये चीज़ को दिमाग में फिट कर लेना है। क्यों? तो वो अभी ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको बात समझ आ जाएगी। क्या बोला मैंने कि आपको एक ध्यान में चीज़ रखनी है कि ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन प्लांट का ये टारगेट होता है कि स्ट्रोमा के अंदर आप हाइड्रोजन यानी कि बाहर आप हाइड्रोजन कम करें, ल्यूमन के अंदर आप हाइड्रोजन ज़्यादा करें। अब देखो यहाँ पे हमने एक तो NADP रिडक्टेज भी हाइड्रोजन बाहर से ले रहा है, तो इस तरीके से भी हाइड्रोजन कम हो रहा है। दूसरा आपको पता है ये जो यहाँ पे क्या नाम है इसका, प्लास्टोक्यूनॉन जो है, ये भी क्या करता है, ये स्ट्रोमा से 2 हाइड्रोजन भी ले लेता है, चुपके से ये 2 हाइड्रोजन स्ट्रोमा से ले लेता है और ये उन 2 हाइड्रोजन्स को ल्यूमन में डाल देता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ है? सही है। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन क्यों भरना है ल्यूमन में हमें और स्ट्रोमा में क्यों कम करना है? और ये तो हमारा काम ही नहीं है, हमारा काम तो ATP बनाना है, हमारा काम तो ये समझना है कि 680 को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहा है। तो ये सारी जद्दोजहद हो रही है हाइड्रोजन आयंस की, वो उसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए हो रही है। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा कि एक तो हाइड्रोजन कम करने का स्ट्रोमा में तरीका है कि यहाँ पे हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है, दूसरा ये भी हाइड्रोजन बाहर से लेकर ल्यूमन में डाल रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है ल्यूमन में। हमने कहा ये काफ़ी नहीं है, तो इसने क्या किया, हमने कहा कि ल्यूमन में हाइड्रोजन भी भरना है और इसको इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। किसको? इसे। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन भी तो चाहिए। आप ये देख रहे हैं इसकी पे ये वैकेंसी है। तो क्या होगा कि ल्यूमन के अंदर पानी पहले से मौजूद होता है, ठीक है, H2O। तो ल्यूमन में क्या होता है, ल्यूमन में H2O का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, ल्यूमन में आप क्या करेंगे, आप सनलाइट की मौजूदगी में आप H2O का ब्रेक डाउन करेंगे। H2O टूटेगा तो क्या बनेगा, आपके पास 2 H पॉजिटिव रिलीज़ होंगे, आपके पास ऑक्सीजन, मैंने बैलेंस करने के लिए हाफ लगाया है, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज़ होगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे। अरे ये तो मतलब एक, ये समझे एक मैजिकल रिएक्शन है जो कि ल्यूमन में हो रहा है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इस रिएक्शन के बगैर लाइट रिएक्शन नहीं हो सकता। क्यों? हमारे सारे काम हो गए इस रिएक्शन की वजह से। कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे हमें, फोटो सिस्टम 2 के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन, हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, येस और नो? ठीक है, हमें चाहिए था कि ल्यूमन में हाइड्रोजन भरे, हाइड्रोजन भी इंक्रीज़ हो गया, हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन और भर गई ल्यूमन में, येस और नो? ठीक है, अभी ये जो हम कहते हैं ना कि H2O से ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है, H2O से ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है, हम लोग कहते हैं ये H2O से ऑक्सीजन कैसे रिलीज़ होता है, ये ऐसे रिलीज़ होता है। ये जो ऑक्सीजन बनी है यहाँ पे, ये यहाँ से इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, दिस प्रोसेस इसको, ये जो भी हुआ है ल्यूमन में, इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। मैंने आपसे कहा था ऊपर, अभी आपसे कहा था कि फोटो सिस्टम 2 जो है इज़ एसोसिएटेड विथ फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब समझ आया क्यों कहा था, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, फोटोलाइसिस और फोटोलिसिस ऑफ वाटर। जबकि अगर मैं पूछूं फोटो सिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहा है, फोटो सिस्टम 2 से। ठीक है, अब फोटो सिस्टम 2 से एग्जैक्टली। चलो ये सारी बातें तो होगी, लास्ट हमारी एक चीज़ जो रह गई है वो क्या है, एग्जैक्टली ATP कैसे बनेगा। मैम ATP तो नहीं बनाया हमने, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ATP बनेगा। ये जो हाइड्रोजन हमने इतनी मेहनत करके हाइड्रोजन अंदर भरा है, ये इसका एक मकसद है। प्लांट कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करता। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारी जो बॉडीज़ हैं, दे आर हाईली एफिशिएंट। ठीक है, कैसे, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा, यस स्क्रीन ही शो हो रही मैम जी, हो गई। ओके 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 गुड।
थोड़ा सा यहाँ पे एनर्जी के बारे में समझ लेते हैं। जब आपको इफ़ यू हैव एनी आइडिया कि विंड से हम लोग, या फिर चलें पानी की बात करते हैं, हाइड्रोस्टेटिक एनर्जी, वो मतलब पानी से एनर्जी बनती कैसे है। जब आप पानी को एक हाइट से, यानी कि फ्रॉम अ वेरी हायर डिस्टेंस, या फिर आप कह सकते हो एक हाइट से, यानी कि हायर पोटेंशियल से, जब आप पानी को किसी डैम से पानी को आप नीचे ग्राउंड पे डालेंगे लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ हायर टू लोअर आती है, फ्रॉम हायर ग्रेडियंट आप बोल सकते हैं। ग्रेडियंट का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन, ठीक है, जो जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ से पानी आ रहा है कहाँ पे, जहाँ पे पानी कम है, ठीक है। ऐसा ही होता है। वो एनर्जी कैसे बनती है पानी से, कि डैम से जब एनर्जी गुजारी बहुत ही स्पीड में, बहुत हाई स्पीड में, जब ग्राउंड पे, अब आई डोंट नो एग्जैक्टली डिटेल्स क्या है, बट ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जब भी किसी हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट पे चीज़ आती है तो हमेशा यहाँ पे आपके पास क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। उसी एनर्जी को हम स्टोर करके फिर जनरेटर्स के थ्रू इंटेंसिफाई करके वगैरह स्टोर करता है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। तो हम ऐसा ही करेंगे आपके इनके हाइड्रोजन आयंस के साथ। अब हाइड्रोजन आयंस ल्यूमेन में ज़्यादा हैं तो इनका हायर ग्रेडियंट है। स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। अब आपको समझ आया कि हमने बाहर क्यों स्ट्रोमा में कम क्यों किया था, ल्यूमेन में ज़्यादा क्यों किया था, क्योंकि हमें यहाँ पे हायर ग्रेडियंट बनाना था हाइड्रोजन आयंस का, ठीक है। अब जब हाइड्रोजन आयंस ल्यूमेन से बहुत तेज़ी से स्पीड से स्ट्रोमा में आएंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी। यस और नो, ठीक है। तो ये एनर्जी जो यहाँ पे रिलीज़ होगी, आपके जो इधर एक एंजाइम पड़ा हुआ होता है, ठीक है, इसके थ्रू आपका हाइड्रोजन आयन बाहर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, एनर्जी रिलीज़ हुई। ये एनर्जी को पकड़ लेता है कौन, यहाँ पे आपके पास एक एंजाइम पड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन है जिसके थ्रू हाइड्रोजन आयन बाहर जा रहा है, इसको हम लोग F1 F0 प्रोटीन बोलेंगे। ये एक पाथवे जिसके ज़रिए हाइड्रोजन आयन बाहर जा रहा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी, उस एनर्जी को ट्रैप कर लेता है कौन, ये एंजाइम का नाम है। जैसे वहाँ पे NADP रिडक्टेज था तो ये है ATP सिंथेटेज, ठीक है। ये इस एनर्जी को ट्रैप करके क्या बना लेता है, ATP। So this is light reaction, ठीक है। Is this clear? अब मैं यहाँ पे 2-3 आपको चीज़ें बता दूँ कि अगर आप देखें तो यहाँ पे ये फोर्थ सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड था, फिर यहाँ पे हमारे पास एक चेन चल रही है, ठीक है। ये चेन चल रही है और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, एक मिनट, ये फोर्थ सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, यहाँ पे आपके पास एक चेन चल रही है और ये इलेक्ट्रॉन किसको दिया जा रहा है, फोर्थ सिस्टम 1 को। अब फोर्थ सिस्टम 1 से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ जा रहा है, पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, फिर फेरिडॉक्सिन के पास, उसके बाद NADP रिडक्टेज के पास। अब आप देखो तो ये कौन सा लेटर बनाया, मैंने सही नहीं बनाया, लेकिन कौन सा लेटर बनाया ये आप किसी एंगल से आपको Z लग रहा है तो एक्चुअल में ये Z ही है, इसीलिए लाइट रिएक्शन को हम Z स्कीम भी बोलते हैं। रीज़न पता चला कि इसको Z स्कीम क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इस थोड़ा सा Z शेप का होता है। तो अब मैं यहाँ पे लाइट रिएक्शन को Z स्कीम लिख सकती हूँ, जस्ट इस शेप की वजह से इसको बोलते हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये हमारा लाइट रिएक्शन था। इसके बाद है हमारे पास आपका डार्क रिएक्शन।